क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर्स नेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉपिक्स नेम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे आज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। चार्ज की प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन अपने में से बाहर की तरफ निकालता है इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज होता है वो अपने फील्ड लाइन अंदर की तरफ लेता है इस तरफ से। ये 2 चार्ज होते हैं, दोनों की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं, यानी इनकी जो चार्ज की वैल्यू निकालनी होती है वो होती है NE। ये चार्ज का फॉर्मूला है, इसे क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है इनकी, एटसेट्रा। अब अपन उसके बाद में टॉपिक आता है कूलम्स लॉ, जो यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कूलम्स लॉ बताता है कि जब 2 चार्ज आपस में पास एक दूसरे के पास रखे हुए हो तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, वो किस तरह के फोर्स लगेगा उनके बीच में, उनका एरिया, किस एरिया के अंदर दूसरा चार्ज होना चाहिए तब उस पर फोर्स लगे, वगैरह वगैरह। तो अपन इस पे देखते हैं कि माना फोर्स की वैल्यू, अपन फोर्स को डिनो करते हैं F से, तो जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये उसका पहले स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ का, कि जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 यानी उनके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितने भी फोर्स है ना अर्थ पे, वो सभी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। यानी डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है सभी फोर्स में। अपन बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ भी वही है कि ये जो डिस्टेंस की स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कूलम्स लॉ भी, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, और एक डिस्टेंस ऐसा आएगा कि फोर्स की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों, जब माना कि 2 चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी 2 स्टेटमेंट में डिवाइड होते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, यानी उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के। तो उन दोनों को अपन एक टर्म में लिखे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, दोनों को एक साथ लिखे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। अब अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अपन ने जो कांस्टेंट की वैल्यू पुट की वो 1/4πε0, और उसको अपन ने मान लिया K। तो K को अपन ने पुट कर दिया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, और K की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0। किसके लिए? जब बात अपन एयर की बात कर रहे हैं कि इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, दोनों के बीच में हवा है, वायु है, कुछ भी है, पर इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और जब बात करें अपन कोई मीडियम है, तो मीडियम होगा तो ε0 है। ये ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब बात अपन कोई मीडियम की करते हैं तो अपन ε0 को रिप्लेस कर देते हैं ε से, जो क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन को। और जब अपन एप्सिलॉन को ε0 से डिवाइड कर दें तो अपने पास जो वैल्यू आती है उसे अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, इस तरह से भी बोलते हैं अपन इसको। किसको? ε को, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है जब अपन एप्सिलॉन को ε0 से डिवाइड कर देते हैं तब। तो इस तरह से अपन ने फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया। जब वैक्यूम की बात करें तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, और जब मीडियम की बात करें तो 1/4πε0 इंटू ε0, क्योंकि यहाँ से अपन एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ε0 इंटू ε0 यानी रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। तो अपन को एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मीडियम में वैल्यू है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। इस तरह से अपन कूलम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं।
अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो वैल्यू अपन ने निकाल चुके अपन, क्योंकि सभी कॉन्स्टेंट है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सब कॉन्स्टेंट है, तो इनकी वैल्यू अपन पुट करते हैं तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ये यूनिट होती है। यूनिट कैसे निकालते हैं अपन, क्योंकि अपन अपने पास जो फॉर्मूला है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन ये यूनिट निकाल लेंगे, कैसे देखते हैं। पर उससे पहले एप्सिलॉन नॉट देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अब अपन देखते हैं ये के लिए जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम की स्क्वायर, वो अपन किस तरह से निकालते हैं। और कूलम की स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो कूलम की -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस की पावर थी, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी पावर। अब अपन देखते हैं किस तरह से ड्राइव किया अपन ने, ये यूनिट किस तरह से निकाली। तो के इस साइड है तो अपन ने क्या किया, फोर्स इस साइड है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब Q1 Q2 यानी 2 कूलम है, Q की चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो Q मिलके Q की स्क्वायर हो गया। और नीचे है R यानी डिस्टेंस की स्क्वायर, डिस्टेंस की स्क्वायर की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर की स्क्वायर हो गया। तो अपन इस तरह से अपने पास K की यूनिट आ जाएगी। K को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Q1 Q2 यानी कूलम स्क्वायर को F के अपोन में ले आएंगे, तो F के अपोन में C की स्क्वायर हो जाएगा। और मीटर जो R की यूनिट है यानी डिस्टेंस की यूनिट है वो फोर्स के मल्टीप्लाई में चल जाएगी, तो ये हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम की स्क्वायर। इस तरह से अपन ने के की यूनिट भी निकाल सकते हैं अपन, जो आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम के स्क्वायर। और ऊपर जाएगा तो जो माइनस की Q2 थी ऊपर जाके प्लस की, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, नीचे प्लस की थी। इस तरह से अपन कूलम्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं। अब कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें अपन को वैल्यू पुट करनी होगी, उसमें अपन को किसी में वैल्यू निकालेंगे फोर्स की, जब मीडियम होगा तब वैल्यू निकालेंगे फोर्स की, तो उसमें अपन को ये फॉर्मूले काम आएंगे। और यूनिट लिखना डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना नेसेसरी है। यूनिट का अलग से नंबर होता है ना,